फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर क्लास। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एनसीईआरटी पॉलिटी क्लास 8 का चैप्टर 6 हाशियाकरण से निपटना। पिछले चैप्टर में हमने दो अलग अलग समूहों और असमानता व भेदभाव के उनके अनुभवों के बारे में पढ़ा था। ये समूह भले ही कम ताकतवर हों, लेकिन उन्होंने अलग थलग कर दिए जाने या औरों के वर्चस्व का विरोध किया है, अपनी आवाज़ उठाई और संघर्ष करते रहे। उन्होंने अपने लंबे इतिहास में विविध रणनीतियों के सहारे हालत को बदलने का प्रयास किया। धार्मिक सांत्वना, सशस्त्र संघर्ष, आत्मपरिष्कार और शिक्षा और आर्थिक बेहतरी, अपनी स्थिति में सुधार के लिए उन्होंने तरह तरह के रास्ते अपनाए। संघर्ष का कौन सा रास्ता चुना जाए, यह हर एक मामले में उन हालात पर निर्भर करता है जिसमें हाशियाई समुदाय रहता है। जैसे आपने देखा होगा कि जो नॉर्थ ईस्ट वाला रीजन है, वहाँ पे कई टाइप के एक्ट्स लागू हैं। जैसे अपसपा हो गया, यूएपीए एक्ट हो गया। तो कई बार क्या होता है, ये एक्ट तो बनाए गए हैं देश की रक्षा के लिए, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए, लेकिन आजकल क्या हो रहा है, एक्ट्स जो मतलब यूज के लिए बनाए गए थे उनका ज़्यादा मिसयूज़ होता है। क्योंकि जैसे आपको पता होगा, जैसे अपसपा हो गया तो ये बिना वारंटी के पकड़ने का राइट देता है, लेकिन इसमें क्या होता है कि अगर किसी पे डाउट होगा तो उसको भी ये मतलब पकड़ सकता है। इस अध्याय में हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि विभिन्न समूहों और व्यक्तियों ने असमानता से निपटने के लिए क्या क्या तरीके अपनाए। आज़ादी के बाद भी इस तरह के संघर्ष और दलीलें जारी हैं, हालांकि उनका स्वरूप बदल गया है। आज हमारे देश के आदिवासी, दलित, मुसलमान, औरतें और अन्य हाशियाई समूह ये दलील दे रहे हैं कि एक लोकतांत्रिक देश का नागरिक होने के नाते उन्हें भी बराबरी के अधिकार मिलने चाहिए और उनके अधिकारों की रक्षा होनी चाहिए। आपको पता होगा, संविधान में कई प्रकार के ऐसे अधिकार मिले हैं, लेकिन अभी भी पूरी तरीके से उन चीज़ों को लोग लागू नहीं कर पाते। मतलब ऐसे दस्तावेज के तौर पर तो सबको मिले हैं, लेकिन कई लोग अभी भी उन चीज़ों से काफ़ी दूर हैं। हम ये भी देखेंगे कि विभिन्न समूहों को निरंतर शोषण से बचाने के लिए अधिकारों को कानूनों की शक्ल कैसे दी जाती है। यहाँ इस बात पर भी विचार करेंगे कि इन समूहों को विकास का लाभ प्रदान करने के लिए सरकार की ओर से किस तरह के नीतिगत प्रयास किए गए हैं। जैसे आप देखते हैं कि जो ये समूह है, जो काफ़ी इन्हें हम बोलते हैं अंतिम लाइन पर खड़े लोग, ठीक है। जैसे क्लास में देखेंगे आप, जो बैक बेंचर होते हैं और एक होता है फर्स्ट रो वाला स्टूडेंट। तो आप ऐसे करके समझ सकते हैं, जैसे अमीर लोग हो गए या फिर कुछ नॉर्मल लोग जो अच्छी खासा मतलब चल रहा है अपना, उनका आर्थिक विकास भी हो चुका है, सामाजिक शैक्षिक हर तरीके का विकास हो चुका, वो है फर्स्ट बेंचर्स। एंड जो लास्ट लाइन में जैसे आदिवासी समूह हो गए, कुछ अल्पसंख्यक हो गई, कुछ महिलाएं, बच्चे हो गए, और कुछ ऐसे लोग जिनके लिए गवर्नमेंट स्कीम बनाती है, वो लोग हो गए अंतिम पंक्ति के लोग। क्योंकि गवर्नमेंट का यही मोटो होता है कि जो अंतिम पंक्ति वाले लोग हैं, इनको भी पहली मुख्य धारा में लाया जाए। अब हम बात करते हैं मौलिक अधिकारों का उपयोग। जैसे कि आपको पता होगा, मौलिक अधिकार क्या होता है, किसी अन्य व्यक्ति या फिर सरकार के प्रति एक गारंटी। जैसे कि आप इस पुस्तक के पहले अध्याय में पढ़ चुके हैं, संविधान में ऐसे कई सिद्धांत सूत्रबद्ध किए गए जो हमारे समाज और राज्य व्यवस्था को लोकतांत्रिक बनाता है। इन सिद्धांतों को मौलिक अधिकारों के जरिए परिभाषित किया गया। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 12 to 35 तक फंडामेंटल राइट की बात की गई है। यह हमारे संविधान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह अधिकार सभी भारतीयों को समान रूप से उपलब्ध होता है। जहाँ तक हाशियाई तबकों की बात है, उन्होंने इन अधिकारों को दो तरह से इस्तेमाल किया है। पहला, अपने मौलिक अधिकारों पर जोर देकर उन्होंने सरकार को अपने 7वें अन्याय पर ध्यान देने के लिए मजबूर किया। दूसरा, उन्होंने इस बात के लिए दबाव डाला कि सरकार इन कानूनों को लागू करे। कई बार हाशियाई तबकों के संघर्ष की वजह से ही सरकार को मौलिक अधिकारों की भावना के अनुरूप नए कानून बनाने पड़े। जैसे आपने देखा होगा, एससी अधिकार हो गया, एसटी वाले जो राइट्स हैं, तो ये सारे गवर्नमेंट ने ऐसे दबावों के कारण ही बनाए। संविधान का अनुच्छेद 17 यानी कि अस्पृश्यता या छुआछूत का उन्मूलन, इसके बारे में बात करता है। इसका मतलब है, अब कोई भी व्यक्ति दलितों को पढ़ने, मंदिरों में जाने और सार्वजनिक सुविधाओं का इस्तेमाल करने से नहीं रोक सकता। इसका मतलब यह भी है कि छुआछूत गलत है और लोकतांत्रिक सरकार इस तरह के आचरण को बर्दाश्त नहीं करेगी। लिहाजा अब अस्पृश्यता एक दंडनीय अपराध भी है।
जैसे आप देखते आ रहे होंगे कि जब वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, तो तब से वर्ण व्यवस्था शुरू हुई थी और आज भी वो चली आ रही है। जबकि हम बोलते हैं कि हम 21वीं सदी में जी रहे हैं, लेकिन आज भी वो सारी चीज़ें विद्यमान है। कई बार जैसे आप देखेंगे कोई मंदिर है किसी गांव में, तो वहाँ पर जैसे दलित दलित लोग हैं तो उनको आज भी प्रवेश करने की अनुमति नहीं मिलती है। जबकि समाज इतना आगे बढ़ चुका है, शिक्षा इतनी अच्छी हो चुकी है, समाज अच्छा खासा फल फूल रहा है, लेकिन आज भी मतलब इतना बौद्धिक विकास नहीं हो पाया है कि दलितों को भी वहाँ पर पूजा करने का अधिकार मिल सके, क्योंकि कुछ वर्चस्ववादी समुदाय इसके खिलाफ होता है। संविधान में ऐसे दूसरे भी अनुच्छेद हैं जो अस्पृश्यता के खिलाफ है। जैसे संविधान के अनुच्छेद 15 में कहा गया है कि भारत के किसी भी नागरिक के साथ धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसके बारे में आप कक्षा 7 में समानता पर केंद्रित अध्याय में काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं। समानता के अधिकार का हनन होने पर दलित इस प्रावधान का सहारा भी लेता है। जैसे अगर कोई ए धर्म का है, कोई बी धर्म का है, अगर इसको अच्छी शिक्षा मिल रही है, रोजगार के अच्छे अवसर मिल रहे हैं, वहीं इसको रोजगार या शिक्षा के आधार पर अधिकारों से वंचित रखा जाता है, तो ए वाला अपने लिए आवाज़ उठाएगा। वैसे ही जाति, जैसे कोई महिला है, कोई पुरुष है, पहले पुरुषों को ही सारे अधिकार थे, महिलाओं ने संघर्ष किया, महिला आंदोलन चलाए कई प्रकार के, उसके बाद महिलाओं को कई प्रकार के अधिकार मिले सुरक्षा के लिए। जैसे 2005 का एक्ट हिंसा के विरुद्ध मिला था। इसके अलावा शिक्षा का अधिकार सबको ही मिलता है आरटीई के तहत आदि। इस तरह यदि दलितों को लगता है कि कोई व्यक्ति या समुदाय या सरकार उनके साथ सही बर्ताव नहीं कर रही है, तो वे मौलिक अधिकारों का सहारा ले सकते हैं। उन्होंने बार बार भारत सरकार का ध्यान संविधान की ओर आकर्षित कराया भी है और इस बात पर जोर दिया है कि सरकार संविधान का पालन करे और उन्हें न्याय प्रदान करे। यहाँ पर एक कविता दी गई है। काया है दूषित, कहना है उनका, और केवल आत्मा है बेदाग, लेकिन दूषित काया पैदा होती है काया के भीतर ही। है अनुष्ठान वह कौन सा होती है जिससे शुद्ध काया, ऐसा कोई जीव नहीं पैदा हुआ जो न खून सनी कोख से। यही है उस ईश्वर की महिमा। इसलिए दूषण है भीतर, दूषित है काया भीतर से, इसमें कोई भ्रम न रखना, महारी चोखा का है ये कहना। तो जो ये पोयम है महाराष्ट्र की विख्यात भक्त कवियत्री सोयराबाई द्वारा लिखी गई है। वो 14वीं शताब्दी के जाने माने भक्त कवि चोखा मेला की पत्नी थी। सोयराबाई महार जाति की थी। उस समय ये जाति अछूत मानी जाती थी। महार जाति से आपको शायद याद आ रहा होगा, जो हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं वो भी इसी जाति के थे, जिसके बाद उन्होंने इस चीज़ के खिलाफ आवाज़ उठाते हुए हमारा संविधान लिखा था। इस कविता में सोयराबाई शुद्धता की सोच पर उंगली उठाते हुए दलील दे रही हैं कि प्रत्येक मनुष्य एक ही ढंग से पैदा होता है, इसीलिए ऐसी कोई चीज़ नहीं होती जो एक की देह को ज़्यादा और दूसरे की देह को कम शुद्ध बना सकती हो। संभव तो वे ये भी कहना चाहती हैं कि जाति व्यवस्था में लोगों को विभिन्न स्थानों, कार्यों, ज्ञान और प्रतिष्ठा से वंचित रखने या लोगों को एक दूसरे से अलग रखने वाला छुआछूत का भाव काम के स्वरूप से पैदा नहीं होता, बल्कि हमारे भीतर से, हमारे अपने विचारों, हमारी अपनी मूल्य मान्यताओं से पैदा होता है। इसी तरह मुसलमानों तथा अन्य अल्पसंख्यक समुदायों ने भी संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों का सहारा लिया है। उन्होंने धर्म और सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकारों की स्वतंत्रता के अधिकार पर जोर दिया, जैसे आप देखते होंगे आर्टिकल 29 एंड 30 में। वहाँ पर अल्पसंख्यकों के अधिकारों की सुरक्षा की गई है। उन्होंने धर्म और सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकारों की स्वतंत्रता के अधिकार पर जोर दिया। जहाँ तक सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकारों का प्रश्न है, मुसलमान और पारसी आदि सांस्कृतिक धार्मिक समूहों को अपनी संस्कृति की सुरक्षा का अधिकार मिला हुआ है। इस तरह विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक अधिकारों की व्यवस्था करके संविधान ने ऐसे समूहों को सांस्कृतिक न्याय देने का भी प्रयास किया। इसका उद्देश्य यह है कि इन समूहों की संस्कृति पर न तो बहुसंख्यक समुदाय की संस्कृति का वर्चस्व हो और न ही वो नष्ट हो। हाशियाई तबकों के लिए कानून। जैसा कि आपने पहले पढ़ा था कि सरकार अपने नागरिकों की रक्षा के लिए कानून बनाती है, लेकिन सरकार केवल इसी तरह कार्रवाई नहीं करती। हमारे देश में हाशियाई तबकों के लिए खास कानून और नीतियाँ बनाई गई है। बहुत सी नीतियाँ या योजनाएं किसी समिति की सिफारिशों या सर्वेक्षण आदि के नतीजों पर आधारित होती है। सरकार इस तरह की नीतियों को प्रोत्साहन देती है
ताकि खास तबकों को सही अवसर उपलब्ध कराए जा सके। सामाजिक न्याय को प्रोत्साहन। संविधान को लागू करने के लिए राज्य और केंद्र सरकारें जनजातीय आबादी वाले या भारी दलित आबादी वाले इलाकों में विशेष प्रकार की योजनाएं लागू करती हैं। जैसे कई स्थानों पर दलितों और आदिवासियों को सरकार की ओर से मुफ्त या रियायती दरों पर छात्रावास की सुविधा उपलब्ध कराई गई है, ताकि वे शिक्षा संबंधी सुविधाएं हासिल कर सके जो मुमकिन है कि उनके अपने इलाकों में उपलब्ध नहीं हो सके। और आपने जैसे आदिवासियों की एक स्कीम का नाम भी सुना होगा, जनमन स्कीम। तो इसमें क्या है कि उनका जो सामाजिक आर्थिक विकास करके उनको मुख्य धारा में लाना इसका प्रमुख उद्देश्य है। कुछ जरूरी सुविधाएं मुहैया कराने के अलावा सरकार कानूनों का भी इस्तेमाल करती है ताकि व्यवस्था में निहित असमानता को खत्म करने के लिए ठोस कदम उठाए जा सके। आरक्षण की व्यवस्था इसी तरह का एक महत्वपूर्ण कानून या नीति है। यह महत्वपूर्ण होने के साथ बेहद विवादास्पद भी है। शिक्षा संस्थानों और सरकारी नौकरियों में दलितों और आदिवासियों के लिए सीटों के आरक्षण का कानून एक महत्वपूर्ण तर्क पर आधारित है। इसके पीछे समझ यह है कि हमारे जैसे समाज में जहाँ कुछ तबकों को सदियों तक पढ़ने लिखने और नई निपुणताएं हासिल करने के अवसरों से वंचित रखा गया है, वहाँ लोकतांत्रिक सरकार को इन तबकों की सहायता कर, जैसे जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग है, उनके लिए राज्य विशेष उपबंध कर सकता है। यह पहले संविधान संशोधन 1951 के माध्यम से 15वें के चौथे क्लोज में जोड़ा गया था और 15वें के 5वें क्लोज में जोड़ा गया था कि जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति हैं वह सामाजिक व शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग है, उनके लिए शिक्षण संस्थाओं में सरकारी या प्राइवेट आरक्षण का प्रावधान किया जा सकेगा। ये 93वें संविधान संशोधन 2005 के माध्यम से इसमें जोड़ा गया था। इसके पीछे समझ ये है कि जैसे हमारे समाज में कुछ तबकों से सदियों तक पढ़ने लिखने और नई निपुणताएं हासिल करने के अवसरों से वंचित रखा गया है, वहाँ लोकतांत्रिक सरकार को इन तबकों की सहायता के लिए ठोस कदम उठाने चाहिए। आरक्षण की नीति किस तरह काम करती है? देश भर की सभी राज्य सरकारों के पास अनुसूचित जातियों या दलितों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़ी व अति पिछड़ी जातियों को अपनी अपनी सूचियां हैं। इसी तरह की एक सूची केंद्र सरकार के पास भी होती है। जो विद्यार्थी शैक्षणिक संस्थानों में दाखिले के लिए या जो उम्मीदवार सरकारी नौकरियों के लिए आवेदन देते हैं, उन्हें जाति और जनजाति प्रमाण पत्र के रूप में अपनी जाति या जनजाति का सबूत देना होता है। अगर कोई खास दलित जाति या जनजाति सरकारी सूची में है तो उस जाति या जनजाति का उम्मीदवार आरक्षण का लाभ उठा सकता है। जैसे अभी आपने एक केस सुना था कि कई लोग इस चीज़ का भी मतलब फर्जी लाभ उठा रहे हैं, तो अभी उसमें मतलब जो यूपीएससी है तो उसने भी अभी डायरेक्ट ओबीसी के लिए सेंटर सर्टिफिकेट को लागू करवा दिया। कॉलेजों, खासतौर से मेडिकल कॉलेज जैसे पेशेवर संस्थानों में दाखिलों के लिए सरकार ने कट ऑफ या न्यूनतम अंक सीमा तय की हुई है। इसका मतलब यह है कि इन संस्थानों में सभी दलित और आदिवासी उम्मीदवार दाखिला नहीं पा सकते। उनमें इन्हीं दलित और आदिवासी विद्यार्थियों को दाखिला मिल सकता है जिन्होंने परीक्षाओं में अच्छा प्रदर्शन किया है और न्यूनतम अंक सीमा से ज़्यादा अंक प्राप्त किए हैं। सरकार इन विद्यार्थियों को विशेष छात्रवृत्ति भी देती है, जैसे आप छात्रवृत्ति योजना भी देखा होगा आपने, उसके माध्यम से भी देती है। नवीं कक्षा की राजनीति विज्ञान की पुस्तक में आप अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की व्यवस्था के बारे में और विस्तार से जानेंगे। आपके लिए एक एनालिसिस वर्क, आपकी राय में दलितों और आदिवासियों को सामाजिक न्याय प्रदान करने के लिए आरक्षण इतना महत्वपूर्ण क्यों है, इसका एक कारण भी बताइए। दलितों और आदिवासियों के अधिकारों की रक्षा। हाशियाई समुदायों को भेदभाव और शोषण से बचाने के लिए नीतियों के अलावा हमारे देश में कई कानून भी बनाए गए। आइए यहाँ एक सच्ची घटना पर आधारित इस केस स्टडी को पढ़कर जानें कि अपनी रक्षा के लिए दलित इन कानूनों का किस तरह इस्तेमाल करते हैं। जकमालगुर गांव के लोग एक बड़े त्योहार की तैयारी में जुटे हैं, जहाँ हर 5 साल में एक बार स्थानीय देवता की पूजा की जाती है। 5 दिन चलने वाले इस उत्सव में आसपास के 20 गांवों के पुजारी इकट्ठा होता है। इस कार्यक्रम की शुरुआत में दलित समुदाय का एक व्यक्ति सारे पुजारियों के पैर धोता है और धोवन के इस पानी से नहाता है। जकमालगुर में यह काम रत्नम के परिवार के लोग करते हैं।
रत्नम से पहले उसके पिता और दादा ये काम करते थे। उन्हें कभी मंदिर में दाखिल नहीं होने दिया गया, लेकिन इस रस्म को उनके लिए एक भारी सम्मान के रूप में देखा जाता था। क्या आप सोच सकते हैं कि किसी के पैरों का पानी पीना या फिर नहाना किसी के लिए सम्मानजनक हो सकता है? इस बार रत्नम की बारी थी। रत्नम 20 साल का था और उसके पास के ही कॉलेज में इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था। उसने रस्म निभाने से इनकार कर दिया। उसने कहा कि वह इस संस्कार में विश्वास नहीं करता और उसके पुरखों को दलित होने के कारण ऐसा करने के लिए मजबूर किया जाता था। रत्नम के इनकार से न केवल गांव की ताकतवर जातियां बल्कि उसके अपने समुदाय के कई परिवार भी खफा थे। ऊंची जातियों के लोगों को ये देखकर हैरानी थी कि कच्ची उम्र का एक नौजवान उनका हुक्म मानने से इनकार कर रहा है। उनको लगता था कि रत्नम की पढ़ाई लिखाई ने उसे बिगाड़ दिया है और अब वह खुद को उनके बराबर मानने लगा है। रत्नम की जाति के लोग भी ऊंची जाति वालों के गुस्से की आशंका से डरे हुए थे। उनमें से बहुत सारी सवर्णों के खेत खलिहानों में दिहाड़ी मजदूर थे। अगर प्रभुत्वशाली जातियां उन्हें काम देना बंद कर दे तो वे क्या खाएंगे, जिंदगी कैसी चलेगी। ऊंची जातियों ने यह भी ऐलान कर दिया था कि अगर दलित नहीं झुकेंगे तो उन्हें स्थानीय देवता का अभिशाप लगेगा। जैसे कि आप देखते ही होंगे, अगर किसी को डराना धमकाना हो तो या तो वो धर्म का सहारा लेते हैं या अपनी पावर का, लेकिन अगर कोई इंसान पढ़ा लिखा है तो फिर वो उस चीज़ के खिलाफ जागरूक रहेगा और उसे पता होगा क्या सही है और क्या गलत, और वो आवाज़ उठाएगा। रत्नम की दलील यह थी कि चूंकि आज तक एक भी दलित मंदिर के भीतर नहीं गया, इसलिए देवता के उन पर गुस्सा होने का सवाल ही नहीं उठता। भाषा की अपनी पुस्तक में आपने कबीर के दोहे पढ़े होंगे। कबीर 15वीं सदी के कवि थे। पेशे से बुनकर कबीर भक्ति परंपरा से जुड़े थे। कबीर की कविता परम सत्ता के प्रति उनके प्रेम पर केंद्रित थी। उनका यह प्रेम रस्मों और पंडे पुजारियों के चंगुल से आजाद था। उनकी कविताओं में ताकतवर लोगों की तीखी आलोचना दिखाई देती है। कबीर ने ऐसे लोगों पर बार बार प्रहार किया जो अपनी धार्मिक और जातीय पहचानों के लिए लोगों को सांचे में कैद कर देते हैं। उनकी राय में हर व्यक्ति के पास आध्यात्मिक मुक्ति प्राप्त करने की क्षमता होती है और वे अपने अनुभवों के जरिए भीतर के गहरे ज्ञान को हासिल कर सकते हैं। जैसे अगर आप देखोगे, किसी को अगर सत्ता में रहना है तो वो कभी भी अपने तबके के लोगों को या अपने समुदाय के लोगों को शिक्षित नहीं होने देगा, क्योंकि उसे पता है अगर कोई शिक्षित हो जाएगा तो वह आवाज़ उठाएगा। भले ही वो उनको ऐसे छोटे मोटे लोभ दे सकता है कि हम आपके लिए ये कर सकते हैं, या फिर कुछ भी मतलब इस टाइप के प्रलोभन मिल सकते हैं कि वो उनको धन बांट सकता है, राशन दे सकता है, सब कुछ कर सकता है, लेकिन वो उसको शिक्षा नहीं देगा, क्योंकि उन्हें पता अगर शिक्षित हो जाएंगे तो बराबरी पे आ जाएंगे और अपने लिए आवाज़ उठाएंगे। और सत्ता में रहने के लिए अशिक्षित लोगों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। उनके पद सभी मनुष्यों की समानता और श्रम की महत्ता के शक्तिशाली विचारों को सामने लाते हैं। वे एक साधारण कुम्हार, बुनकर और घड़े में पानी लाती औरत सबके श्रम का सम्मान करते हैं। उनके पदों में ब्रह्म ही समूचे ब्रह्मांड को समझने का अधिकार है। उनकी प्रत्यक्ष साहस भरी चुनौती आज भी लोगों को प्रेरित करती है। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, मध्य प्रदेश, बंगाल, बिहार और गुजरात में दलित, हाशियाई समूह और सामाजिक ऊंच नीच से घृणा करने वाले लोग आज भी कबीर के पदों को गाते हैं। ताकतवर जातियों ने रत्नम को सबक सिखाने की ठानी। उन्होंने उसके समुदाय को हुक्म दिया कि वे रत्नम और उसके परिवार का बहिष्कार कर दें। सभी को यह आदेश दिया गया कि कोई भी उसके परिवार से किसी तरह का संपर्क न रखे। जैसा आप देखते होंगे, अगर किसी समुदाय में किसी ने कुछ अलग कर दिया अपने समुदाय की रीति से, तो उसको समाज से बहिष्कृत कर दिया जाता है और पूरी तरीके से बोला जाता है कि इनके न कोई त्योहारों में जाएगा और ना ये किसी के उसमें आएंगे। उनको एकदम समाज से ही बहिष्कृत कर दिया जाता है। इसीलिए कई लोग तो नए फैसले लेने से भी डरते हैं। एक रात को अचानक कुछ लोगों ने आकर रत्नम की झोपड़ी में आग लगा दी। रत्नम किसी तरह अपनी माँ के साथ जिंदा भाग निकला। उसने अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के तहत स्थानीय थाने में मामला दर्ज कराया। बाकी दलित परिवार तब भी उसके समर्थन में आगे नहीं आए। वे डरे हुए थे। उन्हें लगा कि अगर वे अपना मुंह खोलेंगे तो उनकी हालत भी रत्नम जैसी ही बना दी जाएगी। स्थानीय मीडिया ने इस घटना पर काफ़ी ध्यान दिया। बहुत सारे पत्रकारों ने गांव का दौरा किया।
रत्नम को उन्होंने दलित प्रतिरोध के प्रतीक के रूप में पेश किया। अंततः विवादास्पद रस्म तो खत्म कर दी गई, लेकिन उसके परिवार को गांव छोड़कर जाना पड़ा क्योंकि गांव की ऊंची जातियों ने उसका बहिष्कार कर दिया था। चलिए आपके लिए कुछ और एनालिसिस वर्क। क्या आपको ऐसा लगता है कि रत्नम को परंपरागत रस्म निभाने के लिए जिस तरह मजबूर किया जा रहा था वह उसके मौलिक अधिकारों का हनन था? आप इस पर अपनी राय दे सकते हैं। आपको ऐसा क्यों लगता है कि दलित परिवार शक्तिशाली जातियों के गुस्से की आशंका से डरे हुए थे? अब हम बात करते हैं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989। रत्नम ने अपने गांव में ऊंची जातियों द्वारा किए जा रहे भेदभाव और हिंसा का विरोध करने के लिए अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत शिकायत दर्ज कराई और कानून का सहारा लिया। ये कानून 1989 में दलितों तथा अन्य समुदायों की मांगों के जवाब में बनाया गया था। उस समय सरकार पर इस बात के लिए भारी दबाव पड़ रहा था कि वे दलितों और आदिवासियों के साथ रोजमर्रा होने वाले दुर्व्यवहार और अपमान पर रोक लगाने के लिए ठोस कार्रवाई करें। यह तो इस तरह का व्यवहार लंबे समय से चला आ रहा था, लेकिन 70 के दशक के आखिर और 80 के दशक में समस्या हिंसक रूप लेने लगी थी। इस दौरान दक्षिण भारत के कई हिस्सों में अपने हकों का दावा करने वाले बहुत सारे आग्रही दलित संगठन सामने आए। उन्होंने अपने हकों के लिए पुरजोर आवाज उठाई। वे तथाकथित जातीय दायित्वों का निर्वाह करने को तैयार नहीं थे और समानता का अधिकार चाहते थे। समानता का अधिकार आपको पता होगा 14 से 18 तक है। 14 में है शैक्षणिक संस्थाओं में, 16 में है 15 में है किसी भी प्रकार के 14 में आता है आपको विधि के समान समता और संरक्षण का। 15 में आता है किसी भी प्रकार से धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव से निषेध। 16 में आता है रोजगार के आधार पर भेदभाव निषेध। 17 में आता है अस्पृश्यता का उन्मूलन और 18 में आता है उपाधियों का अंत। इसके माध्यम से समानता को बनाए रखने का सरकार ने संविधान प्रयास करता है। रत्नम की तरह उन्होंने भी दलितों का अपमान और शोषण करने वाली परंपराओं को मानने से इनकार कर दिया था। इसकी वजह से ऊंची जातियों के लोगों उनके साथ खुलेआम हिंसा पर उतारू हो गए थे। सरकार को इस बात का एहसास कराने के लिए दलित संगठनों ने व्यापक अभियान चलाए कि छुआछूत अभी भी जारी है। उन्होंने इस बात के लिए दबाव बनाए कि नए कानूनों में दलितों के साथ होने वाली विभिन्न प्रकार की हिंसा की सूची बनाई जाए और इस तरह के अपराध करने वालों के लिए सख्त सजा का प्रावधान किया जाए। इसी प्रकार 1970 और 1980 के दशकों में आदिवासियों ने भी खुद को बड़े पैमाने पर संगठित किया। उन्होंने न केवल बराबरी के लिए आवाज़ उठाई बल्कि अपनी ज़मीन और संसाधनों को हासिल करने के लिए भी आंदोलन चलाए। इन आदिवासियों ने ताकतवर सामाजिक गुटों का गुस्सा झेला और उनके साथ भी जमकर हिंसा हुई। जैसे आप कई बार देखते होंगे कुछ आदिवासी समुदायों के ऊपर कुछ वर्चस्वशाली समुदाय काफ़ी ज़्यादा हिंसा के रूप में सामने आते हैं। जैसे कई बार उनकी झोपड़ी जला दी जाती है, उनको जंगलों से बाहर करने के लिए उनके घर जला दिए जाते हैं, या फिर जंगल जला दिए जाते हैं, या फिर उन पर टॉयलेट कर दी जाती है, उन्हें मारा पीटा जाता है, कई तरीके से उनको भगाने के प्रयास किए जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये मानवीयता का भी हनन है। यही वजह है कि इस कानून में अपराधों की एक बहुत लंबी सूची दी गई है। इनमें से कई अपराध तो इतने भयानक है कि उनके बारे में सोचना भी काफ़ी टफ है। इस कानून में न केवल भयानक अपराधों का उल्लेख किया गया है बल्कि ये कानून इस बात की ओर इशारा भी करता है कि साधारण इंसान भी कितने जघन्य कृत्य कर सकता है। इस प्रकार इस तरह के कानून हमारे सोचने और काम करने के तरीके को प्रभावित करते हैं और दोषियों को सजा भी देता है। इस कानून में कई स्तर के अपराधों के बीच फर्क किया गया है। पहला, इसमें शारीरिक रूप से खौफनाक और नैतिक रूप से निंदनीय अपमान के स्वरूपों की सूची दी गई है। इसका मकसद ऐसे लोगों को सजा दिलाना है जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी भी व्यक्ति को कोई अखाद्य या गंदा पदार्थ पीने या खाने के लिए विवश करता है। अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी व्यक्ति को नंगा करते हैं, उसे नंगा घुमाते हैं या उसके चेहरे या देह पर रंग लगाते हैं या कोई ऐसा कृत्य करते हैं जो मानवीय प्रतिष्ठा के अनुरूप नहीं है। आपने देखा होगा मणिपुर क्राइसिस में क्या हुआ था। दूसरा, इसमें ऐसे कृत्यों की सूची भी है जिनके जरिए दलितों और आदिवासियों को उनके साधारण संसाधनों से वंचित किया जाता है या उनसे गुलामों की तरह काम करवाया जाता है। फलस्वरूप
इस कानून में प्रावधान किया जाता है कि अगर कोई भी व्यक्ति अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी व्यक्ति के नाम पर आवंटित की गई या उसके स्वामित्व वाली जमीन पर कब्जा करता है या खेती करता है या उसे अपने नाम पर स्थानांतरित करवा लेता है तो उसे सजा दी जाएगी। एक और स्तर पर यह कानून इस बात को मान्यता देता है कि दलित और आदिवासी महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराध एक खास तरह के अपराध हैं, इसीलिए ऐसे लोगों को दंडित करने की व्यवस्था की गई है। अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की किसी महिला को अपमानित करने के लिए उस पर हमला करते हैं या उसके साथ जोर जबरदस्ती करते हैं तो उनके लिए भी सजा का प्रावधान किया गया है। आपके लिए कुछ और एनालिसिस वर्क। क्या आप 1989 के कानून के 2 प्रावधानों का उल्लेख कर सकते हैं? शब्द संकलन को देखें और अपने शब्दों में लिखें कि नैतिक रूप से निंदनीय पद का आप क्या मतलब समझते हैं। हाथ से मैला उठाने का कलंक। बहुत सारे लोग झाड़ू, टिन और टोकरियों के सहारे पशुओं, इंसानों के मलमूत्र को ठिकाने लगाते हैं। वे बिना पानी वाले सूखे शौचालयों से गंदगी उठाकर दूर के स्थानों पर फेंक कर आते हैं। हाथ से मैला उठाने वाले पीढ़ी दर पीढ़ी यही काम करते हैं। यह आमतौर पर दलित औरतों और लड़कियों के हिस्से में आता है। आंध्र प्रदेश में सक्रिय सफाई कर्मचारी आंदोलन के अनुसार पूरे देश में दलित समुदाय के लगभग 1 लाख लोग ये काम कर रहे हैं। सिर पर मैला ढोने वालों के बीच काम करने वाले इस संगठन का कहना है कि ये लोग 26 लाख निजी और सामुदायिक सूखे शौचालयों की सफाई करते हैं। सिर पर मैला ढोने वाले बेहद अमानवीय स्थितियों में काम कर रहे हैं। इस काम के कारण उनके स्वास्थ्य को गंभीर खतरा बना रहता है। वे लगातार ऐसे संक्रमण के खतरे में रहते हैं जिससे उनकी आंखों, त्वचा, श्वसन तंत्र और पाचन तंत्र पर असर पड़ता है। इस काम के लिए उन्हें बहुत मामूली वेतन मिलता है और ऐसी कोई गारंटी भी नहीं मिलती है कि वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके। नगर पालिकाओं में काम करने वालों को रोज़ाना 200 रुपये मिलते हैं, जबकि निजी घरों में काम करने वालों को इससे भी कम पैसा मिलता है। लेकिन वो लोग काम कर रहे हैं अपने स्वास्थ्य को और लाइफ को दांव पर लगाकर। उनको कई प्रकार की श्वसन बीमारियां हो जाती है, लाइक जैसे अस्थमा हो गया, या फिर कई लोगों को हैज़ा या फिर कई प्रकार की ऐसी बीमारियां हो जाती है और उनके स्वास्थ्य की ऐसी कोई गारंटी गवर्नमेंट ने अभी उनको दी नहीं है। जैसे कि आपने इस पुस्तक में पढ़ा है कि भारतीय संविधान में अस्पृश्यता की प्रथा को खत्म किया जा चुका है, फिर भी हाथ से मैला उठाने वालों को कई जगह अछूत माना जाता है। गुजरात में भंगी, आंध्र प्रदेश के पाखी और तमिलनाडु के सिकलियार इसी श्रेणी में आते हैं। आमतौर पर उन्हें गांव के किनारे अलग टोलों में रहना पड़ता है। उन्हें मंदिर, सार्वजनिक जल या सुविधाओं आदि के पास फटकने भी नहीं दिया जाता। यानी कि आप देख रहे होंगे कि जो स्वच्छ को शहर बनाने में, जब शहर को स्वच्छ बनाने में इतना महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं और उन्हीं को मतलब अस्वच्छ करार दे करके बाहर कर दिया गया है, जो खुद स्वच्छता कर रहे हैं। 1993 में सरकार ने एम्प्लॉयमेंट ऑफ मैनुअल स्कैवेंजर्स एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ ड्राई लैट्रिन्स प्रोहिबिशन एक्ट 1993 पारित किया था। ये कानून सिर पर मैला उठाने वालों को काम पर रखने और सूखे शौचालयों के निर्माण पर पाबंदी लगाता है। 2003 में सफाई कर्मचारी आंदोलन तथा 13 अन्य संगठनों और व्यक्तियों, जिनमें 7 महिला ढोने वाले थे, ने सर्वोच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर की थी। जनहित याचिका हमने पढ़ा था न्यायालय वाले चैप्टर में, आप जाकर के देख सकते हैं। याचिका दायर करने वालों का कहना था कि सिर पर मैला ढोने की प्रथा न केवल आज भी चल रही है, बल्कि रेलवे जैसे सरकारी उपक्रमों में भी बड़े पैमाने पर प्रचलित है। याचिकाकर्ताओं ने अपने मौलिक अधिकारों को लागू करवाने का आग्रह किया। इसके जवाब में न्यायालय ने निष्कर्ष दिया था कि 1993 में पारित किए गए कानून के बाद देश भर में सिर पर मैला ढोने वालों की संख्या में इजाफा हुआ है। न्यायालय ने केंद्र और राज्य सरकार के प्रत्येक विभाग या मंत्रालय को आदेश दिया कि वे 6 माह के भीतर इस बात की सच्चाई का पता लगाएं। अगर सिर पर मैला ढोने की प्रथा अभी भी प्रचलन में पाई जाती है तो संबंधित सरकारी विभागों को ऐसे लोगों की मुक्ति और पुनर्वास के लिए एक समयबद्ध कार्यक्रम तैयार करना चाहिए। हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनके पुनर्वास अधिनियम 6 दिसंबर 2013 से लागू हुआ था। आपके लिए कुछ और एनालिसिस वर्क। सिर पर मैला उठाने का आप क्या अर्थ समझते हैं? पृष्ठ 14 पर दिए गए मौलिक अधिकारों की सूची को दोबारा पढ़ें और ऐसे 2 अधिकारों का उल्लेख करें जिनका इस प्रथा के जरिए उल्लंघन हो रहा है। सफाई कर्मचारी आंदोलन ने 2003 में जनहित याचिका क्यों दायर की थी और अपनी याचिका में उन्होंने किस बात पर आपत्ति व्यक्त की थी? 2005 में इस याचिका पर विचार करने के बाद सर्वोच्च न्यायालय ने क्या किया?
अब हम बात करते हैं आदिवासियों की मांगे और 1989 का एक्ट। 1989 का अधिनियम एक और वजह से महत्वपूर्ण है। आदिवासी कार्यकर्ता अपनी परंपरागत जमीन पर अपने कब्जे की बहाली के लिए इस कानून का सहारा लेते हैं। जैसे कई बार आप देखते होंगे कुछ विकासात्मक कार्य होते हैं, जैसे कि अगर जंगल में कोई फैक्ट्री बनवानी है, कारखाना बनवाना है, या फिर जैसे जलाशय है उनको तुड़वा करके बांध बनवाना है, तो फिर क्या होता है कि उससे जो आदिवासी जीवन शैली है वो कहीं ना कहीं प्रभावित होती है, क्योंकि जंगल उनका घर है और उनको उसकी वजह से कई बार विस्थापन भी करना पड़ जाता है और कई बार जबरदस्ती करवाया भी जाता है। जैसा कि आपने पिछले अध्याय में पढ़ा था, अपनी जमीन छोड़ने और जबरन विस्थापन से आदिवासियों को भारी परेशानी होती है। अब नॉर्मल सी चीज़ें, कोई आपको आपके घर से बाहर निकाल रहा है तो आपको कैसा लगेगा। कार्यकर्ताओं का कहना है कि जिन लोगों ने आदिवासियों की जमीन पर जबरदस्ती कब्जा कर लिया उन्हें इस कानून की तहत सजा दी जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि ये कानून भी जनजातीय समुदायों को केवल वही लाभ देता है जिनका संविधान में आश्वासन दिया गया था। उनका कहना है कि संवैधानिक रूप से आदिवासियों की जमीन को किसी गैर आदिवासी व्यक्ति को नहीं बेचा जा सकता। यहाँ ऐसा हुआ है, वहाँ संविधान की गरिमा बनाए रखने के लिए उन्हें उनकी ज़मीन वापस मिलनी चाहिए। लेकिन कई बार आप क्या देखते हैं कि कुछ लोग मतलब बहुत ज़्यादा वर्चस्ववादी होते हैं, भले वो आदिवासी जीवन से नहीं होते हैं लेकिन ज़मीन खरीद लेते हैं, और मतलब एक्ट्स का भी बहुत ज़्यादा मिसयूज होते हुए हमें देखने को मिलता है कई बार। आदिवासी कार्यकर्ता सीके जानू का आरोप है, आदिवासियों ने संवैधानिक कानूनों का उल्लंघन करने वालों में विभिन्न प्रदेशों की सरकारें भी पीछे नहीं हैं। यही सरकारें हैं जो लकड़ी व्यापारी, पेपर मिल आदि के नाम पर गैर आदिवासी घुसपैठियों को जनजातीय जमीनों का दोहन करने और आदिवासियों को उनके परंपरागत जंगलों से उजाड़ने की छूट देती है। इसके अलावा जंगलों को आरक्षित या अभयारण्य घोषित करके भी लोगों को वहां से बेदखल किया जा रहा है। सुश्री जानू का ये भी कहना है कि जो आदिवासी पहले ही बेदखल हो चुके हैं और जो अब वापस नहीं लौट सकते उन्हें भी मुआवजा दिया जाना चाहिए। इसका मतलब यह है कि सरकार ऐसी योजना बनाए जिनके सहारे वे नए स्थानों पर रह सके और काम कर सके। जैसे आपको पता होगा, इसके लिए एक गवर्नमेंट एक्ट बना था, पुनर्स्थापन एक्ट। जब सरकार आदिवासियों से छीनी गई जमीन पर औद्योगिक या अन्य परियोजनाओं के निर्माण के लिए बेहिसाब पैसा खर्च कर सकती है, तो इन विस्थापितों को पुनर्वास देने के लिए मामूली सा खर्च देने में क्यों हिचकिचाती है। केंद्र सरकार ने हाल ही में अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वनवासी वन अधिकार मान्यता अधिनियम 2006 पारित किया था। इस कानून की प्रस्तावना में कहा गया है कि ये कानून जमीन और संसाधनों पर वन्य समुदाय के अधिकारों को मान्यता न देने के कारण उनके साथ हुए ऐतिहासिक अन्याय को दूर करने के लिए पारित किया गया है। इस कानून में वन्य समुदायों को घर के आसपास जमीन, खेती और चराई योग्य जमीन और गैर लकड़ी वन उत्पादों पर उनके अधिकार को मान्यता दी गई है। इस कानून में यह भी कहा गया है कि वन एवं जैव विविधता संरक्षण भी वनवासियों के अधिकार में आता है। लेकिन आपको पता होगा, जब अभी अमेंडमेंट हुआ था तो उसमें मतलब वन संरक्षण अधिनियम का जो अमेंडमेंट होता था उसमें क्या किया गया था कि जैसे जितना भी वन उत्पाद होगा वो सारा मतलब सरकार के अंडर आ गया। उसमें मतलब अगर कोई आदिवासी मछली भी पकड़ रहा था, जैसे मैंने अभी एक न्यूज़ में पढ़ा था कुछ टाइम पहले, एक आंध्र प्रदेश का आदिवासी था, उसने मछली पकड़ी और उसको सीधे सजा हो गई क्योंकि वो वन उत्पाद का प्रयोग कर रहा था। तो आपको क्या लगता है कहाँ तक तर्क संगत है? क्या उनको अपने घर पर रह करके अपने घर की चीज़ें यूज करने का राइट नहीं है? निष्कर्ष, किसी अधिकार या कानूनी या नीति को कागज पर लिख देने का ये मतलब नहीं होता कि वह अधिकार या कानून या नीति वास्तव में लागू हो चुका है। इन प्रावधानों को अमली जामा पहनाने के लिए लोगों को लगातार कोशिशें करनी पड़ती हैं। बराबरी, इज्जत और सम्मान की चाह कोई नई बात नहीं है। ये बात हमारे पूरे इतिहास में विभिन्न रूपों में दिखाई देती है। इसी प्रकार लोकतांत्रिक समाज में भी संघर्ष, लेखन, सौदेबाजी और सांगठनिकता की प्रक्रियाएं जारी रहनी चाहिए। तो चलिए दोस्तों, अब आपके लिए कुछ होमवर्क। दो ऐसे मौलिक अधिकार बताइए जिनका दलित समुदाय प्रतिष्ठापूर्ण और समतापरक व्यवहार पर जोर देने के लिए इस्तेमाल कर सकता है। इस सवाल का जवाब देने के लिए पृष्ठ 14 पर दिए गए मौलिक अधिकारों को दोबारा पढ़िए। रत्नम की कहानी और 1989 की अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के प्रावधानों को दोबारा पढ़ें। अब एक कारण बताएं कि रत्नम ने इसी कानून के तहत शिकायत क्यों दर्ज कराई। सीके जानू और अन्य आदिवासी कार्यकर्ताओं को ऐसा क्यों लगता है कि आदिवासी भी अपने परंपरागत संसाधनों के छीने जाने के खिलाफ 1989 के इस कानून का इस्तेमाल कर सकता है।
इस कानून के प्रावधानों में ऐसा क्या खास है जो उनकी मान्यता को पुष्ट करता है। अब हम बात करते हैं टर्मिनोलॉजीज पे। आग्रही, जो व्यक्ति या समूह पुरजोर तरीके से अपनी बात रखता है उसे आग्रही कहते हैं। बहिष्कार, इसका मतलब किसी व्यक्ति या समूह को बाहर निकाल देने या प्रतिबंधित कर देने से होता है। इस अध्याय में यह शब्द व्यक्ति और उसके परिवार के सामाजिक बहिष्कार के विषय में आया है। नैतिक रूप से निंदनीय, ये ऐसे कृत्य होते हैं जो सभ्यता और प्रतिष्ठा के सारे कायदे कानूनों के खिलाफ होते हैं। इस शब्द का इस्तेमाल आमतौर पर ऐसे घृणित और अपमानजनक कृत्यों के लिए किया जाता है जो समाज द्वारा स्वीकृत मूल्यों के खिलाफ होता है। अब हम बात करते हैं नीति की। एक घोषित कार्य दिशा जो भविष्य का रास्ता बताती है, लक्ष्य तय करती है या अपनाए जाने वाले सिद्धांतों और दिशा निर्देशों की व्याख्या करती है। इस अध्याय में हमने सरकारी नीतियों का उल्लेख किया, लेकिन स्कूल, कंपनी आदि अन्य संस्थाओं की भी अपनी नीतियाँ होती हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अब हम लेंगे नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको पसंद है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप चाहते हो उसकी PDF तो आप डिस्क्रिप्शन पर जा कर के टेलीग्राम का लिंक देख सकते हैं और उसे ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक्स टू वॉचिंग।